अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बेसिक्स हैं आपकी, स्पेशली चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से। यहाँ पे अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ है, हमने इसमें किस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। तो दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है कि चार्जेस एट रेस्ट एंड एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पर होंगे या वेरी स्लोली मूव कर रहे होंगे, तो वो रेस्ट पे यानी लग रहे होंगे। वेरी स्लोली मूव करते हैं तो यहाँ बिल्कुल जो है वो रेस्ट पे है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है उनके इन बिटवीन। ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये तो डेफिनेशन है, अब हम डिटेल से जो है वो आगे चीजें डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ चार्जेस है वो तीन है: पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, इसको न्यूट्रल लिखा है इसमें। ठीक है, न्यूट्रल। ये जो है वो तीन टाइप्स हैं चार्जेस की मेन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है रिपेल एंड अट्रैक्ट। बेसिक चीजें आपने हाईलाइट करनी है और मेन चीजें ध्यान में रखनी है। देखें, सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, यानी ये इस तरफ चल जाएगा, ये इस तरफ चले जाएगा, ये इस तरफ चले जाएगा, ये इस तरफ चले जाएगा। लेकिन अगर इनको मैं ले लूंगी अपोजिट चार्जेस तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव, और अपोजिट जो चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये रिपेल क्यों करेंगे और ये अट्रैक्ट क्यों करेंगे, तो ये आपको जो है वो मानना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो हमने करना नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें जो कि आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, इसमें काफी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको फील करेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन आपको उनको जो है वो उसी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कूलम्स लॉ, देखें, कूलम्स लॉ का फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ से। वो डेफिनेशन में बुक पे अगर आप देखो, ऑब्वियसली डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, जो फोर्स जो अप्लाई हो रही है दो चार्जेस के दरमियान, आप कंसीडर कर लें कि भाई ये जो चार्ज है ये Q1 है, ये जो है वो Q2 है। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। चाहे ये दोनों पॉजिटिव भी हो फिर भी फोर्सेस जो है वो लगाएंगे। ठीक है, वो जो फोर्स है F, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है इनके इन बिटवीन उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ये है r। ठीक है, ये चीज आपने जो है ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे k है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹ ये याद होनी चाहिए। यूनिट इसका क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम पर स्क्वायर। अब ये सोच रहे होंगे आप कैसे निकला है। अगर इसको मैं यहाँ पे आपको निकाल के देखूं तो ये फार्मूला है k का। k अगर इधर रहे तो ये r इधर आ जाएगा f के साथ, तो ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप सोचें फोर्स का यूनिट है न्यूटन, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, q का भी कूलम एक q है, तो जो दो q हो जाएंगे कूलम स्क्वायर। ठीक है, दो इसका भी यूनिट कूलम, इसका भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगी पावर। तो ये इसका यूनिट है। इसका उलट होगा क्योंकि ये है 1/4ε0, ये उलट है के के। तो इसके यूनिट में देखें वेरिएशन आ रही है। इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 आ गया, मीटर के ऊपर, कूलम के ऊपर -2 था, इधर +2 आ गया। ये चीजें में रखनी है आपने, ये वैल्यू भी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है और जो आपने इसमें देखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट वन है, एक तो ये है कि ये फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। दो चार्जेस दिए जा सकते हैं, उनके दरमियान इन बिटवीन डिस्टेंस, k की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन होगी लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो कि हमें डिस्कस करनी है, कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, इक्वल फोर्सेस होती है। एक तो ये है कि ये पॉइंट चार्जेस है,
ठीक है, फोर्स इक्वल है, इस तरफ भी इक्वल लग रही है, इस तरफ भी इक्वल लग रही है, फोर्स बराबर है। ये मैं F1 कह दूं, इसको थोड़ा सा मैं रेस करके मुझे उठाता हूं। फोर्स इक्वल है, इसको अगर मैं जो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F1 कह दूंगी, इस पे जो फोर्स लगा रहा है F2 कह दूं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर को जाएगा, इधर को जाएगा। अब देखते हैं फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को जो है वो ओबे करता है, कूलम्ब लॉ। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो एक और पॉइंट है कि अभी तक तो ये जो हमने कैलकुलेट किया फोर्स है, ये तो कैलकुलेट किया है कि भाई दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल ये आप कंसीडर करें दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान फ्री स्पेस है, इनके दरमियान कोई चीज हमने कोई मीडियम जो है वो नहीं रखा, ये चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान आ गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जो फोर्स की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ये मीडियम की फोर्स है। लेकिन उससे पहले फोर्स की वैल्यू रिड्यूस क्यों होगी, एक फैक्टर आपने स्टडी करना है, रिलेटिव परमिटिविटी। वो क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या होती है, परमिटिविटी इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस, ठीक है, ये फार्मूला आपने याद है। तो यहां से जो मीडियम परमिटिविटी आएगी वो ऑब्वियसली क्या आएगी, ये जब आपने मीडियम प्लेस कर दिया, तो अब जहां पे आप ये यूज कर रहे थे फार्मूले में सिर्फ ये, अब उसके साथ जो है वो ये भी आ रही है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो परमिटिविटी है वो ये बन जाएगी, यानी ये दोनों कंबाइन आएंगी जब हम मीडियम रख देंगे, क्योंकि ये मीडियम परमिटिविटी, ये देखो मीडियम परमिटिविटी, ये मीडियम परमिटिविटी, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे आ गए, यानी ये इसके इक्वल था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये मीडियम परमिटिविटी अब इधर आ गई। आइडिया हो गया आपको, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई आपको, इस फार्मूले के अंडर है ये। अगर इस फार्मूले को मैं ऐसे लिखूं, ये फार्मूला था, इसकी जगह पे ये एप्सिलॉन आर भी जो है वो साथ आ गया है, क्योंकि हमने जब मीडियम प्लेस किया है तो वो परमिटिविटी इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए ये नीचे आ गया साथ। अब आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर नीचे बढ़ा है, तो जो न्यू फोर्स बनेगी, पहले सिर्फ ये था एक फैक्टर, अब ये साथ एप्सिलॉन आर भी आ गया, तो जो न्यू फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है फैक्टर। एक तो यहाँ से मैथमेटिकली क्लियर हो गया। दूसरा, टेक्निकली तो हमने इतना जो है उसमें देखना नहीं है, डिटेल में नहीं जाना। मतलब जब भी मीडियम के बीच में चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से एक और चीज ड्राइव हो सकती है, इसको सेपरेट कर लें 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को, तो ये ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा। आपको पता है ये एफ के इक्वल है, जो कि ये वाला एफ है, फोर्स विदाउट मीडियम, एफ इधर आ जाएगी, तो ये फिर किसके इक्वल आ गई, एफ मीडियम, फोर्स इसकी जगह पे आ गई और एप्सिलॉन और ये आ गई, फोर्स पुट की है इसकी जगह पे, तो ये एप्सिलॉन और ऐसे, ये मीडियम की न्यू फोर्स। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखना, जो कि यहाँ से अगर एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी चेक करना चाहें तो उसकी एक अनदर डेफिनेशन बन रही है कि फोर्स इन अ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ मीडियम, जो रिड्यूस्ड फोर्स है, ठीक है। ये जो है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कूलम्ब लॉ के, और इनको आपने अच्छी तरह जो है वो याद भी रखना है। वैक्यूम और एयर के रिलेटिव परमिटिविटी जो हम मान लेते हैं, ठीक है, ये टेबल बना हुआ है वो आप देख भी सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट हम फील्ड ऑफ फोर्स स्टार्ट करते हैं। फील्ड ऑफ फोर्स,
देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक की हेडिंग है वो फील्ड ऑफ फोर्स। अब ये माइकल जो फ्राइडे साइंटिस्ट था, उसने मतलब ये कहा कि जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो वो पड़ा हुआ है, उसके एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अंदर जो है ना फील्ड होती है। फील्ड में उसका एक इफेक्ट है जो कि इसके इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि अगर आप कोई भी यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, तो अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कन्वेंशनली हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं इसको, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, इस डायरेक्शन में जो है वो रिपेल करेगा ये। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई चीज मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, यानी ये फोर्स इस पे लगी है, तो ये इस तरफ मूव हो गया। ठीक है, ये फील्ड ऑफ फोर्स थी, उसके नतीजे में जो है वो फील्ड मौजूद थी, उसके नतीजे में फोर्स लगी, उसको हम फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी ऐसी फील्ड जो फोर्स लगा सकती है, ये चार्ज में मौजूद। ये माइकल फ्राइडे ने जो है बताया, सिंपल इसको ध्यान में रखें। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली जो है वो माइकल फ्राइडे ने जो है वो प्रूव किया था। तो ये फील्ड जो है वो चार्ज के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है, कोई भी बॉडी है इवन उसके इर्द गिर्द जो है वो फील्ड मौजूद है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इवन हमारे इर्द गिर्द भी एक फील्ड जो है वो मौजूद है। अब अगर आप देखें इसका फार्मूला, कि ये जो फोर्स लगाई गई है इस क्यू के ऊपर, इसकी जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो कैलकुलेट करनी हो, तो वो कैसे हो? जो इंटेंसिटी है फील्ड की, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फोर्स है उसको पर यूनिट चार्ज पे डिवाइड करते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज जितनी होगी वो उसकी क्या होगी, यानी मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, 2-3 नाम है इसके। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये फार्मूला भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। यहाँ से इसका यूनिट भी निकालना, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का कूलम है, न्यूटन पर। एक तो ये चीज हो। दूसरा, इसका फार्मूला हम इस तरह भी जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फोर्स अभी हमने कैलकुलेट की थी Q1 Q2 ओवर आर स्केल। सिमिलरली अगर ये किसके F ओवर Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसको Q कर लूं और इसको यूनिट चार्ज कर लूं, ये फोर्स की जगह पर मैं अगर ये पुट करूं Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्केल 1/Q0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Q ओवर आर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला भी जो है वो इसका आ गया, जो कि न्यू फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है। और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर भी देंगे कि जो होता क्या है इसमें, कि ये जो Q चार्ज है इसकी फील्ड है, यूनिट चार्ज जो है वो इसके करीब हम लेके आए हैं चेक करने के लिए कि कितनी फील्ड मौजूद है। यूनिट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ वो टेस्ट चार्ज है चेक करने के लिए कि यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है, उसको हम इस तरह भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है, कैंसिल आउट हो गया है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप यहाँ से आप आइडिया ले लेंगे शायद ये इस पर डिपेंड कर रही है यूनिट चार्ज पे, नो, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक अनदर फार्मूला, इसको भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट मानना है। नेक्स्ट जो है वो फील्ड लाइंस है और कुछ समरी है इस पार्ट के हवाले से। फील्ड लाइंस है, कुछ समरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखते हैं। पार्ट 2 जो है वो 2 वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो पहली वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा, पार्ट 1 की जो पहली वीडियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ इंटरेस्टिंग जो है इंफॉर्मेशन है जो कि आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये है कि ये इमेजिनरी जो है वो लाइंस हैं, लाइंस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी। विजुअली जो है वो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगी फील्ड की, ठीक है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की फॉर्म में, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आउटवर्ड होगी। ज्यादा लाइंस तो नहीं मैं यहाँ पे शो कर रहा, यानी रेडियली आउटवर्ड है डायरेक्शन, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड है। ये चीजें ध्यान में रखनी है, सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। लेकिन अगर दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये इस तरफ फील्ड होगी। ये आप देख रहे हैं अब ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड पाथ बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और एंड होगी कहाँ पे, नेगेटिव पे। ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये भी सेम रखना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके, अगर सेम चार्जेस हो जाए तो फिर क्या होगी, रिपल्जन होगी। ऑब्वियसली आपको पता है फील्ड लाइन जो है वो इस तरफ चली जाएगी। ये रीजन जो है वो बता दिया, जो यानी यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल जोन क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि आप ये देख सकते हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन अगर हमने शो करनी है, एग्जाम्पल किसी पॉइंट पे, यहाँ पे अगर डायरेक्शन शो करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, ठीक है, फील्ड एग्जिस्ट करती है लाइंस की फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन होगी उनकी। आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी हो किसी पॉइंट पे तो हम उस जगह पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट लाइन। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर पॉइंट ले लें तो ये इसके लॉन्ग टेंजेंट आएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन। यहाँ पे इस पे लॉन्ग भी ये टेंजेंट आएगा, इसके लॉन्ग भी ये टेंजेंट आएगा। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। फील्ड मौजूद है सेम, यहाँ पे भी फील्ड मौजूद है, यहाँ पे फील्ड मौजूद है, यहाँ पे भी फील्ड मौजूद है। दूसरी एक चीज ये है कि ये करीब है, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक। ये पॉइंट दूर है, फील्ड वीक होगी जैसे जैसे दूर जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना पॉइंट। आपको टेंजेंट हम ड्रा करते हैं और ये दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। मसलन ये चार्ज है, इसकी ये लाइन, ऐसे नहीं होगा कि एक लाइन इधर आके इसको क्रॉस करे, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। इसका टेंजेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है, और इसका टेंजेंट हम इधर ऐसे ड्रा करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जीरोग्राफी बेसिकली जो है ये फोटोकॉपी मशीन है। फोटोकॉपी जो हम करते हैं उसके प्रोसेस को हम जो है जीरोग्राफी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जीरो का मतलब होता है ड्राई, ग्राफी मीन राइटिंग, ड्राई राइटिंग। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं आपने इनको फोकस करना। देन अब उसके बाद ये जो रेटस आपको नजर आ रहा है ये इंक जेट प्रिंटर, इसका भी देखेंगे। इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। फिगर्स वगैरह तो मैंने नहीं बनाई इस पर, ऑब्वियसली थ्योरी हमने नहीं करनी, लेकिन ये क्या है कि ड्रम इसका पार्ट है मेन। ये जो आप मशीन देखते हैं जो ड्रम होता है वो हार्ट ऑफ मशीन है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर एक सिलेंडर होता है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम का बना होता है। सिलेंडर जो है वो सिलीनियम के साथ जो है वो कोटेड होता है। ये की पॉइंट्स इनको ध्यान में रखना आपने। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, सिलीनियम फोटो कंडक्टर है, यानी लाइट पड़ेगी तो कंडक्ट करेगा, कंडक्टर बन जाएगा। टोनर जो स्याही जिसको हम कहते हैं ड्राई और ब्लैक पाउडर होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि आपको पता है पेज जो होता है ब्लैंक होता है एरिया, ये राइटिंग एरिया फॉर एग्जांपल, ये ब्लैंक एरिया। तो जो इमेज हमने लेना होता है, ये जो ब्लैंक एरिया ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो टोनर है
ये जाके उस पे जो है वो चिपक जाता है और उसी तरह का इमेज जो है वो कॉपी हो जाता है पेज पे। तो ये आपने ध्यान में रखना, इतने जो है इससे काफी है इसमें से। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये इंकजेट प्रिंटर है, इसके कुछ प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है कि ये इंक है उसको हम पंप के थ्रू जो है वो कर ले जाते हैं और ये जो है वो नोजल है, इसके थ्रू जो है वो ड्रॉपलेट्स ऐसे चले जाते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या करेंगे, इन ड्रॉपलेट्स को जो है वो चार्जिंग करेंगे। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये हम जिन ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करना चाहेंगे वो डिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएंगे, जिसको हम गटर कहते हैं। यानी ये जो है हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो स्ट्रेट ही जाएंगे। स्ट्रेट कौन से जाएंगे, जो कि अनचार्ज होंगे। अनचार्ज होंगे तो स्ट्रेट जाएंगे, अदरवाइज तो ये डिफ्लेक्ट कर देंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इसका मतलब है कि जो अनचार्ज है ड्रॉपलेट्स वो पेपर पे जा रहे हैं, जो कि हमें चाहिए, लेकिन जो चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू चार्ज कर देते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, उन पे प्रिंट हमें नहीं चाहिए, वो ब्लैंक एरिया है। और जो राइटिंग का एरिया है उसको हम जो ड्रॉपलेट्स हम वो अनचार्ज रखते हैं और वो पेपर पे जाके प्रिंट हो जाते हैं। तो ये चीज सिंपल प्रोसेस है। ये दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो ध्यान में रखने हैं आपने, अनचार्ज ड्रॉपलेट्स एंड चार्ज ड्रॉपलेट्स। यहाँ तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Electric flux. Number of lines. Number of lines of force that passes through a surface, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। जिस तरह आप देखें पाइप है, उसके अंदर से जो है वो वाटर जा रहा है, तो एक फ्लक्स है, ठीक है। एक यूनिट एरिया हम ले रहे हैं, सरफेस को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यूनिट एरिया जो हम लेते हैं पर यूनिट एरिया, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें से जो लाइंस जो पास करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब इसके सिंपल 3 केसेस हैं, उनको हम देखते हैं। केस 1 है, 2 एंड 3 है। केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये लाइंस आ रही हैं, अगर केस 1 की बात करना, ऐसे लाइंस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे है। केस 2 में क्या होगा, ये लाइंस आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे है। केस 3 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये लाइंस आ रही है, इसका जो नॉर्मल है वो ये होगा, ये एंगल जो है थीटा बनेगा। यानी केस 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है वो एरिया के साथ एंगल बनेगा, जो कि ऑब्वियसली ना तो पैरेलल होगा वो एंगल और ना ही परपेंडिकुलर होगा। जो कि पहले 2 केसेस में क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे इमेजिन, ये लाइन आ रही है, मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से गुजरेगा और ये उसके परपेंडिकुलर है, ये एरिया इन लाइंस के परपेंडिकुलर है, ये आप देखते हैं।
ये सरफेस एरिया, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। इसमें से आप देखें क्या फ्लक्स पास हो गया, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये लाइनें जो है वो इसमें से कुछ भी नहीं पास होगा, फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते, इस तरह, ये ऐसे। ठीक है, लेकिन जब एंगल होगा तो फिर जो है वो थीटा हमें लेना पड़ेगा कि इस एंगल को हम यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जो एन यूनिट वेक्टर का मैंने एंगल शो किया, ये बेसिकली क्या है, अगर आप मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये देखें, अगर ये सरफेस जो है वो इस तरह परपेंडिकुलर है, इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो ये है, वेक्टर एरिया ये है, तो फ्लक्स हमारे पास होता है क्या, ई ए कोस थीटा। जब ये ऐसे है और वेक्टर एरिया ये है इसका, ठीक है, यानी वेक्टर एरिया भी इस तरफ है, फील्ड लाइंस भी ये आ रही हैं जो कि इसी तरफ है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। वेक्टर एरिया, सरफेस परपेंडिकुलर है, ये भी ध्यान में रखना, सरफेस परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया पैरेलल है, तो थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये जो फ्लक्स है ये कोस 0 डिग्री क्या होगा, वन ये चीज ध्यान में रखनी है आपने यहाँ 0 डिग्री के केस में। लेकिन जब सरफेस जो है वो ऐसे है, पैरेलल है, तो ये इसका वेक्टर एरिया ये होगा। अब वेक्टर एरिया ये हो गया तो लाइन ऐसे आ रही है, एंगल जो वेक्टर एरिया के साथ है वो तो 90 डिग्री का बनेगा, तो जब 90 डिग्री का बनेगा तो आपको पता है ई ए कोस थीटा वो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कोस लग रहा है इसके साथ, ये भी ध्यान में रखना। 90 डिग्री तो ये तो 0 हो गया, ये मिनिमम भी आप उसको लिखते हैं, 0 भी कहते हैं उसको, मैक्सिमम भी लिखते हैं। लेकिन जब थीटा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली जो वो थीटा की वैल्यू होगी वेक्टर एरिया के साथ वो हम पुट करेंगे तो इस फॉर्म में वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये 3 केसेस हैं, उनको अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखना आपने, इसमें किसी किस्म के भी जो है वो कंसेप्ट आपने छोड़ना नहीं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेक्टर एरिया के साथ अगर स्टेटमेंट आएगी तो फिर आपने किस तरह देखना है। तो अगर जस्ट सरफेस का बात की जाएगी, सरफेस देखें परपेंडिकुलर होती है लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल होता है, तो ये स्टेटमेंट्स गौर से आपने देखनी है, क्वेश्चन जो है वो अगर आता है। अब इसका जो है वो यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है। 2 क्वांटिटीज जो है वो इन्वॉल्व है, आपको पता है, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट सिंपल न्यूटन पर कूलम था इसका, और ये मीटर्स के, ये फॉर्म है इसका। फिर आपको पता है जूल किसके इक्विवेलेंट, न्यूटन मीटर। इसको ब्रेकअप करें जरा, जूल मीटर पर कूलम, ये भी फॉर्म आ सकती है, उसी पता है, तो इस तरह भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, लेकिन आपने सरफेस, उस सरफेस का जो कि एक 3 डायमेंशनल एक हालो फुटबॉल की तरह जो है वो सरफेस है, उसके अंदर जो है वो चार्ज पड़ा हुआ है, यानी इंक्लोजिंग अ चार्ज, ऐसी सरफेस व्हिच इंक्लोज्ड अ चार्ज, उसका हम फ्लक्स देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए उसका जो फाइनल फार्मूला वो लिखता हूं, कांसेप्ट में उसके अंदर बताना होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये है फ्लक्स of a surface enclosing a charge, ये उसका जो है वो फाइनल फार्मूला। अब इसमें देखें, अगर फुटबॉल को अगर आप ज़हन में रखेंगे, फुटबॉल आप 3 डायमेंशनली कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो है वो चार्ज पड़ा होता क्या है कि ये फ्लक्स का ये फार्मूला है, इसके थ्रू ड्राइव करके हम ये लेके आए हैं, तो ये तो हम यूज कर रहे हैं फ्लैट सरफेस के लिए, तो ये तो फ्लैट सरफेस नहीं है, सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, चार्ज तो फ्लैट नहीं है। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे इसको, पूरी सरफेस को,
तो वो जो छोटा पैच होगा उसका भी एरिया ये होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। इस सरफेस पे जो एरिया है वो इस सरफेस के जो है वो ये नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर एरिया, वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ई भी जो है वो उसी डायरेक्शन में होगी, ये पार्ट मैंने लहरा लेके दिखा रहा हूँ आपको, ई भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो थीटा जो है वो बन जाएगा 0 डिग्री। अगर एक के लिए ये है तो सेकंड के लिए भी ये होगा, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ई एन तक जो है वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है, ठीक है, सिमेट्रिकल सरफेस है, ये आर सेम है यहां तक, उसकी वजह से ये इंटेंसिटी जो है वो सेम हो जाती है। ये एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। बहरहाल मेन चीज ये है कि ये फ्लक्स का जो है वो फॉर्मूला है। अब इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो चार्ज है, तो थोड़ा सा अगर हम इस तरह करना है, इसमें दो चीजें हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस enclosing a charge। एक तो चार्ज है, इस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये मीडियम को शो कर रही है। इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, चार्ज डेंसिटी एंड मीडियम, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ की डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं, और कुछ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उनको वन बाय वन जो है वो देखते हैं उसमें क्या चीजें हैं। गॉसेस लॉ, एक तो इसका फार्मूला ले, ये इसका फार्मूला, ये क्या कहता है, एक क्लोज सरफेस है, Q1 है, वहां पे Q2 है, जितना मर्जी चार्ज है, जो फ्लक्स पास होगा इसमें से, जो फ्लक्स पास होगा, तो जितने भी चार्जेस उनका टोटल फ्लक्स जो है ना सम कर लिया जाएगा। Q2 का ये आ जाएगा, सिमिलरली Q3 का जो है ये आ जाएगा। इन सब का जो है वो फ्लक्स जमा कर लिया जाए तो हमारे पास ये आ जाता है, Q जो ये शो कर रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज को जो है वो शो कर रहा है। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 by epsilon naught times into total charge enclosed by the surface। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 by epsilon naught into total charge enclosed by the surface। ये हम जो है वो फ्लक्स गाउसेस लॉ के केस में जो है वो फ्लक्स इसके इक्वल होगा। अब इसकी एप्लीकेशन है, नंबर 1 कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। हमने देखना है कि जो हालो चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज नहीं है, हालो है, एप्लीकेशंस आ रही हैं, एप्लीकेशंस, इनका हम बेसिक कंसेप्ट हमने लेना थोड़ा थोड़ा। नंबर 1 जो बुक पे रीड कर रहा हूँ इसको आपने देख लेना है, इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हालो चार्ज्ड स्फीयर। देखिए फार्मूला तो आपको पता है फ्लक्स का ये है, हालो चार्ज्ड स्फीयर है, यानी यहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, इनसाइड हालो चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज है वो बाहर मौजूद है, यहां पे जो है कुछ भी नहीं है। हम जहां पे भी इंटेंसिटी फाइंड करनी हो हमने, हम क्या करते हैं, वहां पे इमेजिनरी सरफेस जो है वो लेते हैं, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि जिस पॉइंट पे भी हमने फाइंड करने की होगी वहां पे इमेजिनरी सरफेस लेंगे, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं कैलकुलेशन के लिए। लेकिन इन द सिंपल वे कि Q तो जो है वो इनसाइड है, इनसाइड जो है वो तो 0 है, तो फ्लक्स भी जो है वो 0 होगा ऑब्वियसली, ये जरूरत है, ये फैक्टर भी जरूरत, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। अब उसमें जो मेन चीज है, क्योंकि फ्लक्स आपको पता है E के इक्वल होता है, अगर आप यहां से देखें
एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ई जीरो हो सकती है। के अंदर फील्ड ही कोई नहीं है, चार्ज ही कोई नहीं है, तो ई कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये ध्यान में रखें। फिर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, कि जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, देखें ये शीट है, ये तो छोटा सा बनाया, ये इनफाइनाइट शीट है, इस पर चार्ज है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। अब जो फाइनल जो फार्मूला आ रहा है इसके लिए वो ये आ रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि इसकी फील्ड लाइन जो है वो इस तरह होगी, इससे अवे मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव अगर होगी तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू यही होगी उसकी, लेकिन माइनस में आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि फील्ड लाइन इस तरफ हो जाएगी ना नेगेटिव। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसमें भी हमने जो है वो गाइडियन सरफेस ही जो है वो सिलेक्ट की है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास आई है। ऑब्वियसली हमने पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करनी, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर गाइडियन सरफेस जो है वो ले लेते हैं सिलेंडर के अंदर। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो लाइन ऐसे आ रही है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है सिलेंडर का, वहां पे फील्ड लाइंस और जो इसका जो एरिया है वो तो सेम ऐसे ही है, यानी इसी लाइन में जो है वो मूव कर रहा है, पैरेलल है, क्योंकि अंदर से हालो है ना, ये उसका एरिया तो उसी तरह रेडियल ही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये जब लाइन निकलेगी तो ये परपेंडिकुलर है, यानी ये सरफेस आप देखें, यहाँ से जब लाइन निकलेगी कोई तो वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यही आप इस तरह देखें, इसको अगर मैं आपको किसी चीज से दिखाऊंगा, ये आप इस तरह कंसीडर कर लीजिए, ये सिलेंडर यहाँ से ये लाइन निकली है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस, ठीक है। वो दोनों तरफ ये होता है तो हम जमा कर लेते हैं, लेकिन दरमियान में जो है वो जीरो होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। हम सिर्फ इधर जो इंटेंसिटी है उसको देख लेते हैं और जो इधर इंटेंसिटी उसको देख लेते हैं। बहरहाल ये फार्मूला मजीद हमने इसको डिटेल में नहीं जाना। एक चीज जो और है वो ये ध्यान में रखनी है कि चार्ज डेंसिटी है, ये क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी ध्यान में रखना। चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला है, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम मीटर्स के बेस का यूनिट है। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, यानी दो प्लेट्स हैं जो कि अपोजिटली चार्ज्ड है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है आपने फाइंड करनी है इस पॉइंट P। इसके लिए भी हम गाइडियन सरफेस जो है वो लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है इसकी वैल्यू इस केस में वो ये सिग्मा ओवर साइन नॉट आर यूनिट। ये ध्यान में रखना आपने इसका भी, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये फाइनल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो ये है। यहाँ पे भी गाइडियन सरफेस ही हम सेलेक्ट करते हैं, लंबी कैलकुलेशन तो नहीं हमें करनी, कॉन्सेप्ट्स वही है बेसिक जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने बताए। तो ये वैल्यू भी ध्यान में रखनी है आपने, ये वैल्यू भी ध्यान में रखनी है। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव प्लेट हो जाए तो फिर क्या होगा, ये जो है वो ये जीरो हो जाएगा। इस तरह की चीजें थोड़ी सी मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल जोन बन जाएगा तो पी पे, तो फिर ये ई जो है वो जीरो हो जाएगी। ये था हमारा जो है वो पार्ट 1 की सेकंड वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं पार्ट 2 और 3 में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दें, थैंक यू।